मंत्री के रूप में, यानी मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे सांसद बने थे। उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद जब वे भारत वापस आए तो राजनीति में प्रवेश करते ही एक सांसद के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। उनकी लोकप्रियता लगातार उनके सांसद चुने जाने और उस कालखंड में भारत के अंदर तकनीक का उपयोग हो सकता है, रेलवे हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय रहा हो, आज का शिक्षा मंत्रालय रहा हो, पर्यटन मंत्रालय रहा हो, इन सब में जितने रिफॉर्म हो सकते थे उन्होंने मंत्री के रूप में, भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के रूप में उनमें करने का प्रयास किया और उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भारतीय रेल आज भी, याद करिए, 40 वर्ष के बाद भी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को स्मरण करता है इस बात को लेकर के कि जो न्यू उन्होंने उस समय रखी थी, भारतीय रेल की मजबूती का वह आधारशिला बना था। भारत की अर्थव्यवस्था को के बैकबोन के रूप में जो हम भारतीय रेल को जानते हैं, उस समय आदरणीय सिंधिया जी ने जो कार्य किया था वह आज भी हम सबको देखने को मिलता है। जब भारतीय रेल की बात होती है तो उसमें एक स्वर्णाक्षरों में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम हम सबको देखने, सुनने और रेलवे के वर्तमान स्वरूप में हम सबको देखने को मिलता है। रेलवे की भी स्पीड होनी चाहिए। रेलवे केवल अपनी मीटर गेज तक सीमित न रहे, बल्कि रेलवे की अपनी स्पीड भारत की अर्थव्यवस्था की स्पीड के रूप में बढ़ती हुई दिखाई दे। शताब्दी ट्रेन की शुरुआत उस समय की एक अद्भुत और रोमांचकारी घटना हुआ करती और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा सांसद नहीं होगा जो ये न मान करता रहा होगा साहब एक शताब्दी मेरे यहां से भी शुरू कर दी जाए या मेरे क्षेत्र को भी इससे जोड़ा जाए। और वो एक बात होती थी। और भाइयों बहनों, एक सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने राजनीति की। व्यक्तिगत राग और द्वेष से ऊपर करके उन्होंने राजनीति में करते थे। सबको साथ लेकर के चलने का एक सामर्थ्य था। एक बड़े परिवार में, राज परिवार में जन्म लेकर के भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में उनकी बड़ी सकारात्मक और स्पष्ट सोच थी। यह उन्हें लोकप्रिय भी बनाती थी और साथ साथ उन्हें भारत की राजनीति के एक चमकते हुए सितारे के रूप में हर व्यक्ति उस रूप में देखता था। लेकिन दुखद घटना ने सन 2001 में उन्हें हमसे छीना। ये क्षेत्र जिसके बारे में 1770-71 में उस समय सिंधिया राजघराने में उस समय की अपनी सेना के माध्यम से अफगानों को यहां से भगाने, उनकी क्रूरता से इस क्षेत्र को मुक्त कराने में जो अपना योगदान किया, अपने पूर्वजों के द्वारा मुक्त कराई गई भूमि में ही उन्होंने अंतिम श्वास ली। और आज इसी स्थान पर जहां पर इस चौराहे के नाम जो चौराहा श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के नाम पर है, उनकी इस भव्य प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम यदि कुछ देर पूर्व हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वहां पर उस स्थल की भव्यता, उसके सुंदरीकरण का कार्य हमारा पर्यटन विभाग करेगा ही। लेकिन यहां से कुछ दूरी पर जो स्मारक बना है श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का, वह स्थान बहुत छोटा है। उस स्थान को एक भव्य पार्क के रूप में विकसित करने, वहां पर भी उनकी मूर्ति स्थापित हो, वहां पर भी सुंदरीकरण के कार्यक्रम, वहां के पहुंच मार्ग और वहां पर सड़क मार्ग के साथ साथ विद्युतीकरण के कार्यक्रम को भी जिला प्रशासन विलंब उसको आगे बढ़ाने का कार्य करे, जिससे एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व से यहाँ के युवा और राजनीति में आने वाले, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हरेक दल के नौजवानों को भी एक नई प्रेरणा प्राप्त हो सके। खासतौर पर युवाओं के लिए सार्वजनिक जीवन में जो लोग अपना भविष्य देखना चाहते हैं, उनके लिए
हमें पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाना है। इसको श्री जयवीर सिंह जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री रामकृष्ण अग्निहोत्री जी, यहाँ के जिला प्रशासन के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं और राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। भाइयों बहनों, यहाँ पर अभी आप सबके सामने माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने गोरखपुर और ग्वालियर घराने के साथ संबंधों की चर्चा की। हम सब जानते हैं कि स्वाभाविक रूप से जब उत्तर प्रदेश विदेशी आक्रांताओं से भयभीत रहा होगा, यहां पर भय और दहशत का माहौल रहा होगा, उस कालखंड में जिन महापुरुषों ने उस आतंक से इस क्षेत्र को मुक्त करने का योगदान किया था, उनको सम्मान देना इस संतों की परंपरा रही है और गोरखपीठ के संतों की परंपरा ने सदैव से महत्व दिया है। उस समय के हमारे पूज्य संतों ने, गोरखपीठ के हमारे पूर्वजों ने, उस समय के योगेश्वरों ने, वहां के गोरखपीठ की परंपरा के उन पीठाधीश्वरों ने अपनी उस परंपरा का निर्वहन किया कि भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा जिनके कारण हो पा रही है, उन्हें एक उचित उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि अनाथ हुई भारत की जनता के लिए उस समय नाथ के रूप में उन्होंने योगदान किया था। इसलिए श्रीनाथ की उपाधि से उस समय के श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के पूर्वजों को उस समय भी गोरखपीठ की परंपरा ने नवाजने का काम किया था, सम्मानित करने का काम किया था, क्योंकि वे उसके हकदार थे। विदेशी आक्रांताओं को दूषित करके उन्हें भारत की धरती के बाहर धकेलने का कार्य उन्होंने 18वीं सदी में किया था और स्वाभाविक रूप से धर्म की स्थापना का जो महत्व भूमिका का कार्य उस कालखंड में उनके द्वारा किया गया था, वह आज भी हमारे लिए स्मरणीय है, अभिनंदनीय है और इसके लिए मैं उन पूर्वजों को भी विनम्र श्रद्धांजलि और नमन करता हूं। भाइयों बहनों, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का योगदान। वैसे राजमाता का जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश ही है और उत्तर प्रदेश उनका जन्मभूमि होने के नाते हर उत्तर प्रदेश वासी उन्हें राजमाता के रूप में अपार आदर और सम्मान का भाव रखता है। धर्म के प्रति कितनी अगाध निष्ठा थी राजमाता जी की। और जब राम जन्मभूमि आंदोलन की बात आई थी, राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए किस प्रकार की भूमिका और पृष्ठभूमि रची जानी चाहिए, उस समय साधन नहीं थे। उस समय ग्वालियर राजघराना ही इस पूरे कार्यक्रम के लिए योगदान देता था, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता था और कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ा। और आज ये हमारा सौभाग्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं। याद रखिए, मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचप्रण की बात की और पंचप्रण में एक बात विरासत का सम्मान करने की बात की थी। तो उस क्रम में विरासत का सम्मान, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम उसी विरासत के सम्मान का हिस्सा है और हमें इस वर्ष के अंत तक या जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होते हुए दिखाई देंगे। भाइयों बहनों, यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होगी, हर भारतवासी गौरवान्वित होगा। लेकिन प्रारंभिक लड़ाई में राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का जो योगदान था वह विस्मरणीय है, अतुलनीय है। कितने यानी भारत की राजनीति को किस प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ अपनी विरासत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ाना है, यह दृष्टि राजमाता ने हम सबको दिया था। भाइयों बहनों, आज मैनपुरी से जुड़े हुए विकास की तमाम योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ के बाईपास की बात अभी जयवीर सिंह जी कह रहे थे। हम तो हर उस विकास के कार्य को आपके इस क्षेत्र में निभाना चाहते हैं और मैं आभारी हूं
मैनपुरी वासियों का, जिन्होंने नगर निकाय चुनाव में इतना भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया, फिर दिया और लगातार दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग थोड़ी देर में माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में कानपुर जा रहे हैं। कानपुर का एयरपोर्ट प्रारंभ होने जा रहा है, यानी वहां पर नया टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर एयर कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ बढ़ी है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे और सड़कों का संचार विशा है, विद्युतीकरण की आपूर्ति बढ़ी है, हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है, हर गरीब को शासन की सहायता सुगमता से प्राप्त हो सके, इसके लिए जो कार्य प्रारंभ हुआ है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज चेहरा देख करके कार्य नहीं होता, हर व्यक्ति को उसकी सुविधा का लाभ, यानी 6 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 54 लाख गरीबों को तो हम लोगों ने एक आवास उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास 54 लाख गरीबों को, 2,61,00,000 गरीबों के लिए एक शौचालय निर्माण का कार्य हुआ। 1,21,000 गांव के मसले ऐसे थे जिन तक बिजली कभी पहुंची ही नहीं थी, वहां तक बिजली पहुंचाने का काम और 1,75,000 परिवारों को बिजली में फ्री में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने का काम भी किया गया। 1 करोड़ परिवारों को हम लोग आज निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में 12,000 रुपए सालाना उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सभी कार्यक्रम पूरी तत्परता के साथ करने के कार्य हो रहे हैं। विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, औद्योगिकीकरण